So, for some reason, you want to build a nuclear weapon, right? So, I'm going to tell you how to do it. इसके लिए आपको यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। यूरेनियम जो कि अर्थ के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फीट खोदकर आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे भी यूरेनियम के बहुत अच्छे यूजेस तो है ही नहीं, जैसे कि कैंसर क्योर करना या फिर क्लीन एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स बनना। इसीलिए ज्यादातर कंट्रीज की गवर्नमेंट सोचती है कि यूरेनियम से कैंसर का इलाज ही ढूंढना है। बॉम्ब बनाते हैं ना। अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अर्थ के हंड्रेड्स ऑफ फीट्स नीचे से यूरेनियम माइन कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि उसको ऑर्बिट कर रहा होता है। अगर मैं इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूं, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस का चार्ज अभी भी सेम ही है। लेकिन इस टाइप के एटम को जिसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, इसको हम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बोलते हैं जिसका नाम है ड्यूटेरियम। और इन द सेम वे अगर न्यूक्लियस में एक और न्यूट्रॉन मिले, यानी कि दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ऑर्बिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। स्टिल ये तीनों है हाइड्रोजन ही, बट ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तीनों के यूजेस अलग अलग हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सिमिलरली यूरेनियम के भी बहुत सारे आइसोटॉप्स मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम 238, 234, 235। जो हमें चाहिए वो 235 है, क्योंकि यूरेनियम 235 इजीली, फॉर द लैक ऑफ गुड वर्ड्स, बॉम्ब्स बनाने में अच्छा होता है। ओके, नाउ यू शुड थैंक्स दिस बैड बॉय बिकॉज ऑफ हिज इक्वेशन E = mc स्क्वायर्ड, लाइक इट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वेशन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। सो ये इक्वेशन हमें बताती है कि हम थोड़े से मास को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मास को एनर्जी में चेंज करने का बहुत ही अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक इंटरमीडिएट तरीका है न्यूक्लियर फिजन, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, सो अब हम अपनी मेन रिएक्शन पे आते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। अब इसमें मैं बताता हूँ होता क्या है। जब हम यूरेनियम 235 जो कि अभी स्टेबल नहीं है, अगर उसमें हम एक हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को कोलाइड करवाएं, तो वो दो मोर स्टेबल न्यूक्लियाइज में टूट जाएगा, जिनका नाम है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और इस प्रोसेस में हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है। और इसी ह्यूज एनर्जी के साथ साथ तीन अलग अलग न्यूट्रॉन बहुत हाई वेलोसिटी से फायर होंगे, जो कि आगे जाके यूरेनियम के न्यूक्लियाई से टकराएंगे। और सेम वो न्यूक्लियाइज भी हाई एनर्जी की वजह से स्प्लिट हो जाएंगे और उनमें से भी तीन अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। और इसी तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। चेन रिएक्शन वही होती है जिसको हम एक बार स्टार्ट कर दें और वो अपने आप होती चली जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में टकराता है तो वो एनर्जी आती कहाँ से है, सो इसका आंसर है कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो यूरेनियम अभी स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यूरेनियम का बहुत ही छोटा सा मास एनर्जी में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन E = mc स्क्वायर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि काफ़ी कम मास को हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर यही प्रोसेस कई बार रिपीट होगी, क्योंकि उसमें से न्यूट्रॉन निकले, वो आगे जाके कोलाइड करे, उसमें से एनर्जी निकली, फिर उन्होंने भी न्यूट्रॉन निकाले, वो आगे जाके कोलाइड करेंगे, और इसी तरह एक चेन रिएक्शन फॉर्म होगी और उसमें से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं और इसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब भी काम करते हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे अगर दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों पे ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो जिसने अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स पहले छोड़े वो कंट्री इजीली जीत जाएगी। फ्यूजन बॉम्ब तो भी ठीक है, बट इफ यू आर रियली पिस्ड एट समवन एंड यू एब्सोल्युटली वांट टू डिस्ट्रॉय देम, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद फ्यूजन बॉम्ब। फ्यूजन बॉम्ब ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब। सो फ्यूजन बेसिकली फिजन का उल्टा होता है, जिसमें हम छोटे न्यूक्लियाइज को आपस में फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, और इस प्रोसेस में भी काफी अमाउंट में एनर्जी निकल जाती है। बट फ्यूजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को फ्यूज करना है। जैसा कि हम जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, दे रियली डोंट वांट टू बी नियर बाय ईच अदर। सो दोनों को पास लाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए होगी। और जैसा कि आपने सुना होगा कि फ्यूजन सन में होता है, लेकिन सन में ये प्रोसेस नेचुरली होती है बिकॉज सन बहुत ही ह्यूज है और उसको उसकी ग्रेविटी का एडवांटेज मिल जाता है। उसकी ग्रेविटी की वजह से सन के कोर में काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाइड्रोजन इजीली हीलियम में फ्यूज हो जाती है, और उस फ्यूजन के बाद बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से सन शाइन करता है। सो हमें पहले एनर्जी लगानी पड़ेगी न्यूक्लियस को फ्यूज करने में, और फिर फ्यूजन शुरू हो गया तो एनर्जी निकलती रहेगी और वो एनर्जी आगे फर्दर फ्यूजन करती रहेगी। बट जो स्टार्टिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड है दो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को पास लाने के लिए, वो हम कहाँ से लेंगे?
उस एनर्जी को लाने के लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन का। रिमेंबर दिस? सो हाँ, आपने ठीक सुना, फ्यूजन में भी स्टार्टिंग में हमें फिजन करना पड़ता है। एक बार हम फिजन करके एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाइज को फ्यूज करने में, और जैसे ही वो फ्यूज होते हैं तब तो काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल जाती है, जो कि एनफ होती है आगे की फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। इसी तरह फ्यूजन बॉम्ब्स काम करते हैं, पहले छोटा सा फिजन और फिर उसके बाद फ्यूजन तो होता रहेगा। फ्यूजन बॉम्ब ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू फिजन बॉम्ब्स। 1945 में दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन जो कि टेस्ट किया गया था न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में, जिसका नाम था ट्रिनिटी, ये इसका कोड नेम था। उस टाइम तक किसी को भी ये नहीं पता था कि हम ह्यूमंस इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर सकते हैं, और वो भी एटम्स की पावर को हार्नेस करके, जो कि फटा था 22,000 टन्स ऑफ TNT की पावर से। इतना बड़ा एक्सप्लोजन जैसे ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे ही उन्होंने इतना बड़ा एक्सप्लोजन विटनेस किया, उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर भगवत गीता की एक लाइन कही। World would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. इसके एक महीने बाद अमेरिका ने जापान की एक सिटी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, जो कि 15,000 टन्स ऑफ TNT की पावर से फटा, जिसका मशरूम क्लाउड आसमान में 60,000 फीट तक की ऊंचाई से गया, और उसमें 70,000 लोग चुटकी बजाते ही इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेशन समझते हो? जैसे हम गर्म सरफेस पे एक वाटर ड्रॉप करते हैं तो वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाती है, उसी तरह 70,000 लोग इमीडिएटली जस्ट इवेपोरेट हो गए। और जो लोग एक्सप्लोजन से बच गए वो एक्सप्लोजन की शॉक वेव से मारे गए, जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। और जो लोग उससे भी बच गए वो बॉम्ब की आयनाइजेशन रेडिएशन से एक्सपोज होकर कैंसर से मारे गए। इतने में भी अमेरिका को चैन नहीं आया, तो उसने नागासाकी पर भी एक फैट मैन नाम का दूसरा बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसमें 60,000 लोग मारे गए और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ये जापान का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। जापान ने इतना डिस्ट्रक्शन अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था। इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद जापान ने 3 वीक बाद सरेंडर कर दिया, और दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स ने इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद अग्री किया कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कोई नहीं करेगा, ना ही गलती से, ना ही इंटेंशनली, ना ही अपनी इग्नोरेंस से। बट कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप होते होते बचा है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू जियोपॉलिटिक्स, बट एक कंट्री के लीडर हेट करते हैं दूसरी कंट्री को, और दूसरी कंट्री के लीडर्स हेट करते हैं पहली कंट्री को, और इसी तरह वो आपस में धमकी देते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन से वॉर कर लेंगे। और उसी तरह जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑल्सो कॉल्ड आवर पॉलिटिकल लीडर्स, can decide the fate of humanity, because if they decided to go on a war then humanity is pretty much doomed. So वीडियो को एंड करते हैं आइंस्टाइन के एक कोट से। आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कौन से वेपन से लड़ी जाएगी, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 4 लकड़ियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी।